हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। आज है 18 मई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करें शुरुआत। उससे पहले आपसे मैंने पिछले सेशन में एक सवाल किया था कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 और उसके बाद के संशोधनों के संदर्भ में सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित में से कितने मानदंड अनिवार्य है। पहला स्टेटमेंट था कि हरियाणा के पास में अपने आवासीय परिसर में एक कार्यात्मक शौचालय होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है इसका ये स्टेटमेंट, क्योंकि स्वच्छता और स्वच्छ भारत मिशन को जमीनी लेवल पे बढ़ावा देने के लिए ऐसा कह सकते हो एक फंक्शनल टॉयलेट होना बहुत जरूरी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि सामान्य श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार को मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसमें अन्य वर्ग और महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए ये जो अलग अलग सीमा रखी गई थी, जैसे 8वीं और 5वीं पास रखी गई थी अनुसूचित जाति के लिए और महिलाओं के लिए। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में जैसे 8वीं पास थी नॉर्मल के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 5th पास रखी गई थी। उम्मीदवार के पास किसी भी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का कोई भी बकाया नहीं होना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होंगे उनका वित्तीय रूप से वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। उसे ये साबित करना होगा कि उस पर किसी भी सरकारी सहकारी समिति, बैंक या बिजली विभाग का कोई बकाया नहीं है, मतलब नो ड्यूज उसको देना होगा। उम्मीदवार की कम से कम उम्र 25 साल होनी चाहिए। ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा है 25 साल की उम्र तो विधानसभा यानी कि विधायक और लोकसभा सांसद के लिए है। सरपंच के लिए जो है ना 21 साल है वो चलेगी। तो इसमें केवल 3 स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के अंदर ये विधानसभा में 8 सितंबर को ये पास हुआ था। 8 सितंबर 2015 को जो है ना ये हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 को पारित किया गया था। कुछ किताबें इसको 7 सितंबर भी लिख देती हैं, वैसे तो 8 को हुआ था, पर ऑप्शन में अगर 7 मिल ही नहीं रहा है तो मतलब 8 नहीं मिल रहा है तो 7 तो खैर लिख ही सकते हैं। इस कानून के पास होने के बाद में से राजबाला बनाम हरियाणा राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। 10 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जितनी भी कंडीशन थी, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे शौचालय की हो, नो ड्यूज की हो, उनको संवैधानिक रूप से पूरी तरीके से वैलिड दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अंतिम मंजूरी मिलने के बाद में तुरंत बाद में जनवरी 2016 में ही इलेक्शन हुए थे और इसी नियमों पे ही इलेक्शन करवाए गए थे पहली बार। वैसे ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य ऐसा करने वाला राजस्थान है। साल 2014-15 में पंचायत चुनाव के लिए 8वीं और 10वीं शिक्षा को अनिवार्य किया था और फरवरी 2019 में वहां की राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव से इस नियम को हटा दिया। वैसे अब हरियाणा दूसरा राज्य है भारत का ऐसा करने वाला। हरियाणा ने जो राजस्थान ने उसको हटा दिया, तो वर्तमान में हरियाणा ही भारत का एकमात्र राज्य रहा है जिनके लिए मतलब पंचायतों में पंच वगैरह के लिए या सरपंच के लिए इलेक्शन के समय ऐसी शैक्षणिक और बाकी योग्यता, जैसे घर में शौचालय हो, कर्ज या बिजली का बिल बकाया ना होना इत्यादि, इस टाइप की जो है ना योजना लागू कर रखी है। तो ये तो एक पॉइंट आप लोगों को याद है। ऐसे एक चीज और याद रखने की है आपको, ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध अगर न्यायालय में मतलब अगर कोई ऐसा करता है और उसको मतलब प्रॉपर उसके पास में मान लो सर्टिफिकेट नहीं है या कोई इनमें से नियम नहीं है, तो उसको सजा या कारावास भी हो सकती है, 10 साल तक की भी हो सकती है। ऐसा भी नियम है वैसे, ठीक है। और ये चीजें आप लोग याद कर लोगे सारी एग्जाम में। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि नॉर्मल जितने भी पर्सन है मतलब सामान्य श्रेणी के हैं उनके लिए तो 10th क्लास है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा महिला है या अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं, उनकी योग्यता जो है ना वो 8th क्लास है, जिसको आप मिडिल स्टैंडर्ड कहेंगे। अनुसूचित जाति की महिला है, उनके लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी है सर? 5वीं पास कर रखी है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप द्रोणाचार्य बैच है उसको ले सकते हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने महाराणा प्रताप जयंती राज्य स्तरीय समारोह में किस विश्वविद्यालय में हरियाणा में महाराणा प्रताप के नाम पे अध्ययन केंद्र और चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये चेयर स्थापित की जाएगी हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ही। मुख्य अतिथि नायब सिंह सैनी थे, विशिष्ट अतिथि जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह थे और ये मिजोरम के राज्यपाल हैं वैसे माननीय।
और इसके साथ साथ महाराणा प्रताप जी के साहस, शौर्य और बलिदान की प्रतिमूर्ति को समर्पित ये राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था। शहजादापुर अंबाला में महाराणा प्रताप जयंती राज्य स्तरीय का समारोह का आयोजन हुआ था और मिजोरम के माननीय राज्यपाल जनरल वीके सिंह माननीय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। जिस योजना के तहत ये समारोह मनाया गया था, इस योजना का नाम था संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना। इस योजना को हरियाणा सरकार ने महापुरुषों के विचारों को फैलाने के लिए ही स्टार्ट कर रखा है। अंबाला के शहजादापुर में पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। इस उपलक्ष्य पे हरियाणा के माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी भी शामिल थे। श्याम सिंह राणा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री वो भी शामिल थे। हरियाणा कृषि विभाग की प्रमुख उपलब्धि के अनुसार यूरिया खपत में कमी के कारण किस जिले में 123 करोड़ की बचत हुई है? तो टोटल यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बचत हुई है। यमुनानगर में यूरिया की खपत में कमी आई है और ये लगभग जो है ना मैट्रिक टन में भी अगर आप देखते हो तो पहले 152725 था, अब ये 125114 मैट्रिक टन हुआ है ये। और सब्सिडी वाले यूरिया की खपत में 22.06% की कमी आई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कुल 123 करोड़ रुपए की बचत है। हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि अब कोई प्राकृतिक खेती को अपनाता है तो उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। एक क्वेश्चन है ऐसा आज भी। हरियाणा सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी 5 सालों तक देने वाली है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा 10,000 रुपए प्रति एकड़ देगी सरकार। तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार जो है ना वो प्राकृतिक और जैविक खेती करने वाले किसानों को 5 सालों तक 10,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान देगी। APEDA से बेसिकली प्रमाणन होना जरूरी है। ये एक इसमें बात जो है ना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि APEDA जो है ना इससे प्रमाणन होना जरूरी है। और कृषि विभाग की 800 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का भी इस बार का टारगेट है। ये APEDA होता क्या है वैसे? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये वाली। इसका मतलब ये है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आता है ना उसके अंदर काम करने वाली एक ब्रांच है ये। इस ब्रांच को बनाया गया था 1985 में, दिसंबर 1985 में बनी थी ये और 13 फरवरी 1986 से जो है ना इसने काम करना स्टार्ट किया था। अब इसका ना मेन काम क्या है? ये मेन काम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, ठीक है ना। इसका काम है एपिडा जो है ना मेनली एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है। ये एक्सपोर्ट में स्पेशली जो है ना ये जैसे फ्रूट्स हो गए हैं, फल हो गई है, सब्जी हो गई है, मांस डेयरी के उत्पाद जैसे जो भी हैं उनके लिए। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन भी डिसाइड करती है, रजिस्ट्रेशन भी करती है, इसके अलावा पैकेजिंग वगैरह करने का भी काम करती है ये। तो इसके अंदर आने वाले ऐसा अनाज नहीं है, ऐसा नहीं कि अकेले अनाज ही आते हैं, इसके अंदर गुड़ भी आता है, याद रखना आप लोग, गुड़ आ गया, शहद भी इसके अंदर ही आता है, कोको और जो चॉकलेट वाले जितने भी प्रोडक्ट है वो भी आते हैं, फूल वगैरह भी आते हैं। स्पेशली इसमें चावल आता है, बासमती चावल कह सकते हो आप लोग। इसका हेडक्वार्टर एक तो न्यू दिल्ली में है, मेन तो हेडक्वार्टर, लेकिन रीजनल हेडक्वार्टर इंडिया में कई शहरों में है, लाइक कोलकाता में भी है, हैदराबाद में भी है, मुंबई में भी है, गुवाहाटी के अंदर भी है। तो भारत में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के चलते हुए जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए जो संस्था है ना उसका नाम APED है और इससे प्रमाणन लेना जरूरी भी है। तो यदि आप भारत में यूं समझो आम, बासमती चावल या कोई भी भोजन विदेश भेजेंगे तो APED के पास में रजिस्ट्रेशन करवाना उसके लिए जरूरी है, उन्हीं के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही वो बाहर जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको इस लिहाज से याद करना जरूरी था और APEDA से प्रमाणन जरूरी है। और के साथ साथ जो है ना आप लोग ये कह सकते हो कि इसका फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और के अलावा आपसे ये कहा जा सकता है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करने वाले किसानों को सरकार कितने रुपए तक देने वाली है? तो 10,000 रुपए तक देने वाली है। तो ये भी आप लोगों को पता रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए इससे प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। अच्छा, एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि इसमें ना सरकारी भूमि के ऊपर, जैसे आप याद रखना एग्रीकल्चर की 800 एकड़ जमीन है उस पे प्राकृतिक खेती की जाएगी, ऐसा सरकार का टारगेट है। इस प्रकार की खेती को कहते क्या है हम लोग? इस प्रकार की खेती को कहते हैं हम लोग मॉडल फार्म के नाम से जाना करते हैं, इसको मॉडल फार्म कहते हैं हम लोग।
मॉडल फार्म है। अच्छा, एक आपके दिमाग में ये भी आया होगा सर ये प्राकृतिक खेती होती क्या है? इसमें ना कोई भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर लाइक यूरिया वगैरह इसका यूज नहीं करते हैं। जीवामृत, बीजामृत ऐसे प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए एक ब्रांच एजेंसी भी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPOP बोलते हैं इसको हम लोग। ये जैविक खेती के लिए स्टैंडर्ड डिसाइड करता है वैसे। अच्छा, हरियाणा में इसके लिए 10,000 रुपए लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है। तो पहले और उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तभी जाके 5 सालों तक के लिए खेती की लागत कम करना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ावा देना, यही इसका मेन टारगेट है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से हरियाणा में राज्य स्तरीय बाढ़ एवं आपदा मॉक एक्सरसाइज का आयोजन कब किया गया? तो इसका एक्सरसाइज का आयोजन किया गया 14 मई साल 2026 को इसका बेसिकली आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से ये आयोजन हुआ है। राज्य स्तरीय बाढ़ आपदा मॉक एक्सरसाइज जो है ना उसका आयोजन किया गया है। तो ये तो पॉइंट एक तो आपको याद रखना ही है। दूसरी बात आप लोगों को जो है ना याद करने की है इसके अंदर कि ये 14 मई साल 2026 को हुआ है। राज्य स्तर पर बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का आयोजन हुआ। अलग अलग विभागों के बीच में समन्वय और तत्परता की जांच के लिए, आपदा स्थिति की त्वरित प्रक्रिया को क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया। देखो, ओवरऑल मुद्दा ये है कि आने वाले महीनों में बारिश होगी, आपको पता है। तो बारिश होगी तो उससे पहले ही लोगों को अवेयर करना और के साथ साथ एजेंसियों को स्पेशली ट्रेनिंग देना, मतलब तैयारी को परखना होता है। इसका मतलब समझो, राज्य के लेवल पे ही अचानक आने वाली बाढ़ से निपट कैसे सकते हैं हम लोग। इसमें पुलिस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो NDRF के जवान हैं, इनके बीच में प्रॉपर इस तरीके से सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। इमरजेंसी कंडीशन को याद है तो कम से कम टाइम पीरियड में लोगों तक कैसे हम कोई खाने पीने की सामग्री है वो चीजें पहुंचा पाए उनको हम लोग। इसके लिए हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको स्पेशली सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यमुना नदी बहती है, यहाँ पे घग्गर नदी बहती है। तो ये दो ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं, मतलब दो एरिया में सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये NDMA आपको याद रखना है। NDMA क्या है? NDMA का मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री रहते हैं हमेशा। एक SDMA है, SDMA का मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके अध्यक्ष CM रहते हैं, इसके अध्यक्ष PM रहते हैं। एक होता है NDRF का मतलब है तो होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के नाम से इसको हम लोग जाना करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था सर? साल 2005 में। अपना ये द्रोणाचार्य बैच है ना, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, उसमें सब मैंने पढ़ा रखा है। आपके CET मेंस के अगर एस्पिरेंट है तो आप उस बैच को तो ले ही सकते हैं, और इन सबको तो पढ़ना आपके लिए जरूरी है। उस लिहाज से क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए और मॉक एक्सरसाइज के दौरान किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दे तथा प्रशासन का सहयोग अच्छे से हो पाए। हरियाणा के किस जिले के हसनपुर गांव में होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा के करनाल में किया जा रहा है। होम गार्ड सेंटर, होम गार्ड और सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र हरियाणा के करनाल के हसनपुर गांव में सेटअप होगा। इसके निर्माण के लिए 47.20 करोड़ रुपए अभी के लिए स्वीकृत किए गए हैं। हरियाणा में अप्रैल 2026 तक कितने ब्लड सेंटर कार्यरत है? तो ब्लड सेंटर टोटल 154 कार्यरत है हरियाणा में। 2026 तक का आंकड़ा है, अप्रैल तक का 154 ब्लड सेंटर है, जिसमें 34 तो सरकारी है, 120 प्राइवेट है। 138 केंद्र में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट BCSU सुविधा और 65 प्लेटलेट्स जो आपके प्लेटलेट्स एरोफेसिस सुविधा जो है ना वो भी बेसिकली यहाँ पे मिल रही है अभी तक के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा हरियाणा ने लगातार 2 सालों 2023-24 और के साथ साथ 2024-25 में भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाले रक्तदान में उत्कृष्टता में जो है ना बेसिकली सम्मान जीता है या सबसे पहला खिताब जीता है। इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि फरवरी 2025 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कुरुक्षेत्र के जो LNJP जिला नागरिक हॉस्पिटल है उसमें ब्लड सेंटर को राज्य का सर्वश्रेष्ठ ब्लड सेंटर अनाउंस किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे ऐसा सवाल भी आपके लिए पूछा जा सकता है यहाँ पे कि बताइएगा सबसे बेस्ट ब्लड सेंटर का खिताब है ना वो किसे मिला है, या आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा राज्य ने बेसिकली उत्कृष्टता रक्तदान में सबसे बेस्ट उत्कृष्टता पहला स्थान प्राप्त किया है,
कौन से सालों में किया है, 23-24 के अंदर और 24-25 के अंदर है वो किया है, तो ये ध्यान रख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा जो है ना आपके पास में ये पूछा जा सकता है BCSU, जो BCSU जो है ना आपके पास में ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपके पास में बेसिकली ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। तो ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ब्लड में कंपोनेंट इन द सेंस प्लेटलेट्स होती है, RBC होते हैं और बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए उनको अलग करने की एक सुविधा समझो। एशियन एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में हरियाणवी बॉक्सर प्रिया घनगस ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है, तो इसमें भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशियन एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भिवानी जिले के गांव धनाना की बॉक्सर है प्रिया घनगस, उन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ ही उनका कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन भी हो गया है। और भिवानी की ही प्रीति पंवार और रोहतक की मीनाक्षी हुड्डा ने भी इसमें गोल्ड मेडल जीता है। AI सेल्फी विद डॉक्टर पहल किस संस्था, AI सेल्फी विद डॉक्टर, नोट डॉक्टर, ठीक है ना, ये डॉक्टर है, इंग्लिश में तो ठीक लिखा है, हिंदी में गलत लिखा गया, ठीक है ना, डॉक्टर है, ठीक है ना। की पहल किस संस्था के द्वारा स्टार्ट की गई है, तो इसका ठीक आंसर रहेगा सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के द्वारा नई पहल AI सेल्फी विद डॉटर स्टार्ट की गई है। इस संस्था के संस्थापक है जींद जिले के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान। इस अभियान का मेन टारगेट है कि गुमशुदा बेटियों की तलाश में मदद के लिए स्टार्ट किया गया है। AI की मदद से पुरानी फोटो के आधार पर बेटी की वर्तमान उम्र के वास्तविक तस्वीर बनाई जाती है। इन तस्वीरों को पुलिस स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर साझा किया जाता है ताकि उनकी पहचान और खोजबीन आसान हो सके। ये उन अभिभावकों को अपनी काल्पनिक बेटी के साथ जुड़ने का मौका देता है जिनके पास आज के समय बेटी है नहीं। एक बड़ी प्यारी सी सेल्फी मुझे दिखाई दी, जींद डिस्ट्रिक्ट की है, बड़ी ही प्यारी सी बच्ची है ये, ठीक है ना। सो सेल्फी विद डॉटर अभियान अभी 9 जून को इसका सम्मेलन होगा, उसमें बेस्ट सेल्फी जिसकी भी होगी उसको सम्मानित भी किया जाएगा। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, सर छोटू राम जी, पंडित नेकीराम जी और लाला मुरलीधर जी, बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।